स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। यह पार्ट 11 है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट जाके आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, प्रॉपर आप क्लासेस देख रहे होंगे। आपको सोल्यूशन बढ़िया से दिया जा रहा है, एकदम बेहतरीन सोल्यूशन कराने का प्रयास किया गया है इधर से। तो आप लोग भी अपना बेहतरीन देने का भी प्रयास कर रहे होंगे। भाई देखिए, ताली कभी भी एक तरफ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ को उठाना पड़ता है। तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, उतना आप भी करेंगे अपने लिए, तब जाके बेहतर रिजल्ट बन पाएगा और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चल। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? हम लोगों ने डीसी जनरेटर कर लिया है, डीसी मोटर कर लिया है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर खत्म हो गया हमारा। हम लोग अब पढ़ रहे हैं थ्री फेज एसी मोटर। थ्री फेज एसी मोटर में हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर पिछले ही लेक्चर से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे ऑलरेडी। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन बोला है, इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? ठीक है, तो स्टेटर से सीधा संबंध रखता है। स्टेटर से क्या सीधा संबंध रखता है? वोल्टेज तो भाई हमेशा हमें जो सेकेंडरी साइड होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड होता है वहां से हमको वोल्टेज मिलता है। तो वैसे ही जो हमारी इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का जो सेकेंडरी पार्ट है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? रोटर है। तो रोटर के बाद ही तो हमको वोल्टेज मिलेगा, है ना? वहीं से वहां से ही तो मिलेगा वोल्टेज हमें। तो स्टेटर से सीधा संबंध रखता है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन स्टेटर, ये भी एकदम गलत हो जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई, डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई, ये बात उतनी सही नहीं लग रही है। बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, यस, ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। देखिए ये प्रक्रिया कैसे जनरेट होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ये होता है बाहरी संरचना, या फिर कहिए कि ये होता है हमारा स्टेटर। ये होता है हमारा स्टेटर, इसके अंदर रहता है रोटर, इसके अंदर रहता है रोटर, और ये ऊपर बना रहता है हमारा मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ये ऊपर हमारा पोल बना रहता है। तो ये जो पोल है ना, ये जो स्टेटर के पोल हैं, इनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये हमने आपको बताया था। और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर बहुत तेजी से घूमते हैं इसमें, इस पाथ में बहुत तेजी से घूमते हैं, जिसकी वजह से रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब ये जो स्टेटर से रोटर में मैग्नेटिक फील्ड गया, वो कैसे गया? वो गया म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो कहीं ना कहीं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का। एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि एक एनर्जी से, एक सर्किट से, जो हमारा स्टेटर वाला पाथ है, स्टेटर वाले पाथ से रोटर वाले पाथ में हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कैसे? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो जो हमारा स्टेटर पे, जो हमारा रोटर पे वोल्टेज मिलता है, वो वोल्टेज किस वजह से मिलता है? बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर एक्शन से हमें वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है हमें। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। ठीक है, स्पीड कंट्रोल। तो इसकी स्पीड कंट्रोल दो तरीके से किया जाता है। एक हम लोग स्टेटर के द्वारा कर लेते हैं, स्टेटर पे जो जो हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस है या कंट्रोलिंग टर्म्स है उससे, और एक रोटर की तरफ से। ठीक है, तो ये दो पक्ष से होता है इसका कंट्रोलिंग। इसका कंट्रोलिंग हम लोग दो पक्ष से करते हैं, एक स्टेटर की तरफ से, एक स्टेटर की तरफ से, या स्टेटर पक्ष लिख लो, और एक लिख लो अपना रोटर पक्ष। ठीक है जी, रोटर पक्ष। जो हमारा स्टेटर पक्ष है, स्टेटर पक्ष पे क्या रहता है भाई? स्टेटर पक्ष पे हमने आपको बताया था कि ns इक्वल टू 120 f डिवाइड बाई पी, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो स्टेटर पे होती है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक दिख रहा है आपको एक फ्रीक्वेंसी, इसमें एक आपको दिख रहा है सप्लाई कह रहे हैं नंबर ऑफ पोल। तो ये दो चीज तो हो गई, तो ये कहाँ का हो गया, ये हो गया हमारा स्टेटर पार्ट का, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति में चेंज करके, ठीक है, सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन करके, ठीक है, फिर पोल्स में परिवर्तन करके, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तन करके। जो हमारा रोटर पक्ष है, रोटर पक्ष में क्या क्या होता है यार, यहां पे हम लोग एक कास्केड मेथड करते हैं, ठीक है, कास्केड मेथड होता है एक। फिर एक होता है हमारा इंजेक्टिंग ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इंजेक्टिंग ईएमएफ मेथड। तो ये स्पीड कंट्रोल करने के मेथड है। कभी कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि जो इंजेक्टिंग ईएमएफ मेथड है वो रोटर पे किया जाता है या स्टेटर पे किया जाता है, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है कि स्टेटर पे कौन सा स्पीड कंट्रोल किया जाता है, रोटर पे कौन सा किया जाता है, ठीक है। बाकी यहां से क्वेश्चन में बोला है कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है, ठीक है, स्क्विरल केज। अब स्क्विरल केज की जो मोटर है इसको और कौन सी मोटर कहते हैं, गिलहरी टाइप मोटर भी कहते हैं, ठीक है, गिलहरी टाइप मोटर भी कहते हैं, ठीक। और इसकी एक खास बात क्या है कि यह मोटर जो है पूरी तरीके से पैक होती है, पूरी तरीके से पैक होती है। तो इसमें बाहरी कोई भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते इस मोटर में, इसलिए केवल और केवल इसके शाफ्ट उसके ही हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कास्केडिंग मेथड अपनाई जाती है, इसके शाफ्ट के साथ किसी दूसरी मशीन को ऐड करके या किसी दूसरी मशीन को कपलिंग करके तब फिर इसके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कास्केड ऑपरेशन एकदम ठीक आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। अवरुद्ध, अवरुद्ध कहिए या फिर कहिए ब्लॉक रोटर टेस्ट या फिर कहिए ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। तो देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो तरह का टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नो लोड टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड टेस्ट। जो दूसरा है उसका नाम है हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, या फिर इसी को कभी कभी कहा जाता है फुल लोड टेस्ट। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है इसमें हम लोग मोटर के आयरन लॉस की गणना करते हैं, आयरन लॉस की गणना इसमें किया जाता है, ठीक है, आयरन लॉस की गणना की जाती है, और इसके द्वारा हम लोग कॉपर लॉस की गणना करते हैं, ठीक है जी, कॉपर लॉस की गणना की जाती है इसके द्वारा भाई, ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग अपनी फुल रेटेड करंट को फ्लो कराते हैं, जबकि मोटर की रोटर को ब्लॉक किए रहते हैं, उसके सॉफ्ट को ब्लॉक किए रहते हैं किसी बेल्ट द्वारा या फिर किसी बाह्य स्रोत द्वारा उसको ब्लॉक किए रहते हैं और फुल लोड उसमें प्रवाहित किया जाता है। उस समय कैलकुलेट किया जाता है कितना उसमें कॉपर लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना उसमें कॉपर लॉस हो रहा है, ये चीज कैलकुलेट किया जाता है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या डिसाइड करते हैं भैया, किस चीज का कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉपर लॉस की। ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट में हम लोग किसका कैलकुलेशन करते हैं, आयरन लॉस। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। वार्निशिंग से पहले प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, प्री हीटिंग किस लिए किया जाता है हमेशा,
ताकि मशीन के अंदर जो भी मॉइस्चराइजेशन है उस मॉइस्चराइजेशन को खत्म किया जा सके, उस नमी को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन आपके सामने क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, अपने आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, टू ड्राई द वर्निश क्विकली इन वाइंडिंग, भाई हम लोग वाइंडिंग में जो वर्निश लगाए हैं, जो उसके ऊपर स्नेहक लगाए, उस स्नेहक को यदि जल्दी से सुखा दें तो फिर तो वार्निश करने का कोई मतलब ही नहीं बना। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। वार्निश को सुखाने का क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जैसे हमने अपने मशीन को रिपेयर किया, उसमें मोबिल ग्रीस लगाया और जल्दी से उसमें हम लोग एयर लगा के और उसको उस ग्रीस को और मोबिल को सुखा देते, तो यार सूख जाता है तभी तो मेंटेनेंस करते हो, तो ये हम क्यों करेंगे, ये बात गलत हो गई ना। टू इजी फ्लो ऑफ वर्निश इन द वाइंडिंग, नहीं, इससे वाइंडिंग के वर्निश करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्म किया जाएगा तो उससे वर्निश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्निश आसानी से लग जाता है, ग्रीस और मोबिल आसानी से लग जाता है, इसको प्रेशर से भरा जाता है। ठीक है, चलो ये भी बात गलत है। टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, यार इंसुलेशन टू मटेरियल, जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगे उनका, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो तो यदि रोटर के शाफ्ट पे थोड़ा बहुत लग जाएगा या वाइंडिंग के कोर पे लग जाएगा तब उसमें बढ़ सकता है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। टू ड्राई आउट द मॉइस्चराइजेशन इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर, वाइंडिंग लेयर्स के बीच में जो मॉइस्चराइजेशन हो जाता है, जो नमी आ जाती है या जो भी आर्द्रता आ जाती है, उस आर्द्रता को खत्म करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा हॉट एयर को प्रोवाइड करते हैं ताकि मशीन हमारी प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, वर्निश के बाद, वर्निश जब किया जाता है तो उस समय वाइंडिंग खोल के बाहर निकाली जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ नमी आर्द्रता आ जाती है, उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ड्राई सॉरी उसमें हॉट एयर डालते हैं या फिर उसको हीट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो ग्राउलर है ना, ग्राउलर, ग्राउलर का उपयोग आपने पढ़ा था डीसी मोटर के वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए। डीसी मोटर के वाइंडिंग का टेस्ट हम लोग कर रहे थे ग्राउलर से, वहां पे हमने एक्सटर्नल ग्राउलर यूज किया था, जबकि यहाँ पे हम लोग इंटरनल ग्राउलर यूज करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा ग्राउलर है ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ग्राउलर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर। इंटरनल ग्राउलर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है जी, जो हमारा इंटरनल ग्राउलर है इसका यूज हम लोग करते हैं एसी मशीन्स में, एसी मशीन, इसलिए इसका भी यूज हम लोग वाइंडिंग में ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये दोनों फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और इसका यूज हम लोग करते हैं डीसी मशीन में, डीसी मशीन में इसलिए ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यह डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इसमें भी डीसी मशीन में भी डिटेक्ट किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, वही फॉल्ट इसमें भी डिटेक्ट किया जाता है या उसी चीज को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आपसे कि एसी मोटर में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग क्या है। आंतरिक ग्राउलर का उपयोग क्या है। ग्राउंडेड टेस्ट, ग्राउंडेड टेस्ट नहीं, पोलैरिटी टेस्ट नहीं, कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज किस लिए करते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट नहीं दिया है, केवल शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात किया, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है जी, यदि ओपन सर्किट दिया रहता तो एक और ऑप्शन आपको मिलता ए एंड बी बोथ, तब वो ऑप्शन हमारा सही होता। यहाँ पे एक ही केवल शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जो हम लोग ने इंटरनल ग्राउलर, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन अपना दूर करो, बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी इससे पहले तो आपने एक्सटर्नल के बारे में बताया था, एक्सटर्नल का ही यूज आप कर रहे थे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। भाई मैं वो कर रहा था, लेकिन मैं डीसी मोटर में कर रहा था। ठीक है, डीसी मोटर मतलब जो डीसी करंट पे चलती है, डिस्क धारा करंट पे जो चलती है, उसमें हमने ये एक्सटर्नल का यूज किया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसी, एसी मशीन पढ़ रहे हैं। एसी मशीन में ये पहला चैप्टर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब भी हम लोग
यूज करेंगे ग्राउलर का, वहां पे इंटरनल ग्राउलर का यूज करेंगे। और इंटरनल ग्राउलर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं भाई? ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरनल ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर इसका यूज किस लिए किया जाता है? ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर ओपन टर्मिनल फॉल्ट, ओपन टर्मिनल फॉल्ट, और दूसरा दूसरा क्या है भाई? शॉर्टेड कॉइल फॉल्ट। ठीक है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट लिख लो, फॉल्ट मत लिखो, टेस्ट लिखो। ठीक है, यहाँ पे भी टेस्ट ही लिखो, ओपन टर्मिनल टेस्ट और शॉर्ट कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करने के लिए हम लोग इंटरनल ग्राउलर का यूज करते हैं एसी मशीन में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो, सही होगा। बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये यहाँ पे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, और स्टार्टर वाइंडिंग और ओपन फॉल्ट वाइंडिंग, अच्छा एसी की बात इसमें किया है नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्टर बोला है ना हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो भाई यहाँ अब ये क्वेश्चन देख आपके पेपर में आ जाएगा, तब वहां पे थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि सर इसमें कहीं एसी और डीसी की तो बात किया ही नहीं है, इसमें कहीं पे भी एसी और डीसी की बात नहीं किया, तो ये पेपर में कैसे पहचानेंगे? स्टार्टर वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण उपयोग किया जाता है? हाँ चलो, हम लोग केवल इसी टर्म से पहचानेंगे। ठीक है, केवल इस टर्म से पहचानेंगे, स्टार्टर वाइंडिंग, केवल इसी टर्म से पहचानेंगे, बाकी और इसमें पहचानने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और यदि आप एग्जाम में एक्सटर्नल मार के आएंगे, एक्सटर्नल यदि आप मार के आते हैं तो भाई एनसीवीटी इसको गलत मानेगा, कहेगा कि बेटा हम तुम इसको पहले पढ़ाए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं और उसमें इंटरनल ग्राउलर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट किया है भाई, इसमें कोई शक नहीं कि कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसको याद रखेंगे आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा। डीसी वाले में आया था तो वहां पे ऐसे नहीं लिख के आया था। ठीक है, वहां पे ऐसे नहीं लिख के आया था क्वेश्चन, तो याद रखेंगे कि जब भी ऐसे दिएगा तो ये इंटरनल ग्राउलर ही होगा। इतना बात क्लियर हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग किया जाता है। थर्मल कटआउट, थर्मल कटआउट जब भी लगेगा वो किस लिए लगेगा भाई? थर्मल कटआउट इसीलिए लगेगा कभी भी सर्किट में कि जहां पे भी हीट जनरेट होगी, कहीं पे भी यदि सर्किट में हीट जनरेट होगी तो तुरंत क्या करे? तुरंत पूरे सर्किट को बंद करा दे या तुरंत मशीन को बंद करा दे, बस यही काम होता है थर्मल कटआउट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा हमारा हीट जनरेट हो सकता है, किस कंडीशन में हीट जनरेट हो सकता है, बस हमें यही फाइंड आउट करना है इस ऑप्शंस को देख के, और तुरंत हमारा आंसर भी निकल आएगा। तो भारी भार से रक्षा करें, भारी भार से रक्षा करें, प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड, इसमें हीट की बात कहीं से नहीं आ रही है। हीट कब जनरेट होगा ये भी बात पहले क्लियर कर लो कि हीट कब बनेगा सर? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, तो जहां पे ये बात करेगा हाई करंट की, ठीक है जी, हाई करंट की जहां पे भी बात करेगा क्वेश्चन में, या फिर ओवरलोड करंट की, ओवरलोड करंट की जहां पे भी बात करेगा, ओवरलोड करंट, तो वहां पे हम लोग थर्मल कटआउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा यदि मिलेगा हमें ओवरलोड करंट मिल जाए, या ऐसा हमें देखने को मिल जाए कि हाई करंट जनरेट हो रही है, तो वहां हम लोग ये थर्मल कटआउट का ऑप्शन टिक करेंगे। प्रोटेक्ट अगेन हाई वोल्टेज, नहीं हाई वोल्टेज नहीं, हाई करंट। ठीक है, अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, देखो यहाँ पे ओवरलोडिंग की बात कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओवरलोड की बात करें या फिर ओवरलोड करंट की बात करें या फिर हाई करंट की बात करें, तो वहां पे हम लोग थर्मल कटआउट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि करंट का मान ज्यादा होगा, जितना ही करंट का मान ज्यादा होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आई स्क्वायर है, थोड़ा सा ही करंट बढ़ेगा तो उसका मान बहुत ज्यादा, हीट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग थर्मल कटआउट यूज करते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है? ठीक है, कौन सी गति प्राप्त करनी है? परिवर्तित गति। हमें गति कौन सी चाहिए? वेरिएबल स्पीड चाहिए। तो हमने आपको बताया था इससे पहले कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज,
और दूसरा होता है हमारा स्लिप रिंग, दूसरा होता है हमारा स्लिप रिंग मोटर। तो ये दो तरह की हमारी मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, है ना। तो जो हमारा ये स्क्वायरल केज है, स्क्वायरल केज एकदम पैक मोटर होती है, एकदम पैक मोटर होती है, या फिर कह सकते हैं कि एकदम इसका आकार गिलहरी नुमा होता है, केज नुमा होता है, ठीक है। इसको केज टाइप भी कहा जाता है, पिंजरा प्रारूपी। और जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है, इसको इसका दूसरा नाम फेज बाउंड रोटर है। और इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि इसमें बाहरी सर्किट द्वारा हम लोग इसका रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं। यदि बाहरी सर्किट द्वारा रेजिस्टेंस इसका घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके रोटर का रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं आप, तो इसकी स्पीड को भी वेरिएबल कर सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। या फिर इसके स्टार्टिंग टार्क को भी आप बदल सकते हैं रेजिस्टेंस का मान घटा बढ़ा के, है ना। तो यहाँ पे कौन सी मोटर हो जाएगी भाई, देखिए स्लिप रिंग मोटर क्या विवाद क्या है, यस हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर की जो स्पीड होती है काफी वेरिएबल होती है, हम अपनी इच्छा अनुसार इसकी स्पीड को घटा बढ़ा लेते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा घटा के। लेकिन स्क्वायरल केज की जो मोटर है उसमें स्पीड को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता जितना कि स्लिप रिंग वाली में होता है, ठीक है। इसलिए उसका यूज ज्यादातर हम लोग पोल, उसके स्पीड को यदि कंट्रोल करना होगा, स्क्वायरल केज के स्पीड को यदि कंट्रोल करना होगा, तो नंबर ऑफ पोल, जो हमने आपको बताया था कि पोलों की संख्या को घटा बढ़ा के स्पीड कंट्रोल किया जाता है, बस वही एक तरीका ज्यादा बेहतर होता है उसमें। या फिर हम लोग सप्लाई वाला मेथड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी सप्लाई घटा बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला, एसी इंडक्शन मोटर में बला गुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है, बला गुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इन एसी मोटर, कैसा होता है टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा फिगर, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए ये है आपका स्लिप, ये है आपका स्लिप का ग्राफ, और ये है हमारा टॉर्क, ये है हमारा टॉर्क, ठीक है जी। देखो यहाँ ये है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, ये है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, या कह सकते हैं कि ये है हमारा स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन। तो शुरू में जब हम टॉर्क बढ़ा रहे हैं, शुरू में जब हम स्लिप बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टॉर्क भी बढ़ रहा है, टॉर्क भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक मैक्सिमम मान तक गया, एक मैक्सिमम मान तक गया यहाँ तक, ठीक है। मैक्सिमम मान तक गया ना, तो यहाँ से हमारे कौन सा सिंबल देखने को मिला, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, ये थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, ये पहले आपको ग्राफ क्लियर हो गया, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में बोला है कि ये टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ठीक है। टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, बस ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन पहले देख लेते हैं, तब फिर इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज, यदि स्लिप को बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क घटेगा, या फिर स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज, या स्लिप को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क घटेगा, या स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज। इसमें क्या बोला है कि स्लिप को यदि बढ़ाएंगे तो टॉर्क हमारा बढ़ेगा, मतलब कि स्लिप को हम बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क हमारा घट रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला है कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हाँ, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। इसमें स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, यहाँ पे बोला है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है जी। स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज, स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज, यहाँ पे भी तो वही चीज बोल दिया, स्लिप के बढ़ने से स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये उल्टा सिंबल बोल दिया, स्लिप हमारा घटेगा और टॉर्क बढ़ेगा। चलो, तो हमको बस ए और बी में ही देखना है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग की कहीं पे बात किया है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एसी मोटर, इन एसी इंडक्शन मोटर। देखिए, अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात नहीं किया है स्टार्टिंग की और
रनिंग के, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे समझिए, देखो जो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंडक्शन मोटर का, वो दो भाग में बटा होता है, वो दो भाग में बटा होता है। जब हमारी मशीन स्टार्ट होने वाली होती है, जब हमारी मशीन स्टार्ट होने वाली होती है उस समय जो हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होता है, ठीक है। और जब हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है मतलब अपने फुल स्पीड पे आ जाती है, तो वहां पे जो हमारा टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग के समय जो हमारा टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होगा, ठीक है, क्योंकि स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। और जब एक बार ये कंडीशन होती है मैक्सिमम की, ये होती है हमारी मैक्सिमम की कंडीशन, यहाँ पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है जी, टॉर्क मैक्सिमम होता है। एक बार जब मैक्सिमम कंडीशन पे आ जाता है हमारा टॉर्क, तो वहां से आप स्लिप का मान आप बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क घटेगा, ठीक है। वहां पे से यदि स्लिप का आप मान बढ़ाते जाएंगे तो हमारा टॉर्क घटता जाएगा, यही कंडीशन होती है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और ये हमें दिख रही, किस ऑप्शन में दिख रहा है जी, स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, ठीक है, ये हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगा होगा क्योंकि हमने ग्राफ भी लिया था और पूरा आपको ग्राफ भी दिखा दिया कि कैसे ग्राफ बनेगा और टार्क की कौन कौन सी कंडीशन, टार्क और स्लिप की कौन कौन सी कंडीशन होती है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा रोटर बार है, रोटर बार यदि ओपन हो गया हो, रोटर बार क्या हो गया हो, यदि ओपन हो गया हो तो एसी मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देखने को मिलेगा। क्या हमारी मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगी, या फिर शाफ्ट कंपन करेगा, या धीमी गति से चलेगा, या मोटर अत्यधिक गर्म होने लगेगी। इसमें से इन चारों में से कौन सी कंडीशन हो सकता है यदि रोटर बार ओपन हो जाता है। तो यदि हमारा रोटर बार ओपन हो जाता है तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में रोटर बार कहां पे लगा होता है भाई, रोटर सर्किट पे लगा होता है, ठीक है, रोटर सर्किट पे लगा होता है। और यदि रोटर बार ओपन हुआ, यदि रोटर बार ओपन हुआ तो वहां से जो करंट, एक्सेसिव करंट थी जो रोटर बार के द्वारा आसानी से फ्लैट होके चली जा रही थी, वो करंट जाना बंद हो जाएगी। अब करंट जाना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान सर्किट में जैसे बढ़ेगा तो मोटर हमारी हीट होने लगेगी, अधिक हीट होने लगेगी। तो यहाँ पे ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, डी ऑप्शन एकदम सही हमको दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ओवर हीटिंग, ठीक है, क्योंकि रोटर बार ऊपर बार इसीलिए लगाए, रोटर बार इसीलिए लगाया जाता है ताकि करंट आसानी से फ्लो हो जाए, ठीक है। लेकिन यदि वो रोटर बार टूट जाता है या रोटर बार ओपन हो जाता है तो वहां पे करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है। यही कारण है कि हमारी मोटर थोड़ा सा ज्यादा हीट होने लगती है, ठीक है। एसी 3 फेज मोटर के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का यूज किया जाता है। वाइंडिंग के लिए हमने बताया था आपको कि वाइंडिंग करने के लिए हमने सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर यूज किया था, ठीक है। वायरिंग जब पहली बार किया जाता है मोटर में तो वहां पे सुपर इनेबल वायर हमने आपको बताया था, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका था। पहली बार वाइंडिंग कर रहे हैं तब, यदि रीवाइंडिंग कर रहे हैं तो, यदि पहली बार आपने सुपर इनेबल कॉपर लिया है तो दूसरी बार भी तो वही लेंगे भाई। इसीलिए तो आप लोग जब भी जाते हो दुकानदार के पास अपना वाइंडिंग करवाने के लिए पंखे का, उससे कहते हो कि भैया वाइंडिंग ऐसा करना ताकि बढ़िया चले, नहीं तो सस्ता के चक्कर में वो आपके सामने ही, मतलब आपके सामने जैसे ही आप जाएंगे पैसा वैसा दे के, सस्ता वाला पैसा दे के जाएंगे, वो एल्युमिनियम का वाइंडिंग कर देगा और कहेगा भैया लो एकदम सस्ता में किए, हमारे इतना सस्ता पूरे बाजार में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। आप एकदम खुश, अरे यार हमने एकदम सस्ता में करवा लिया, सब लोग 350 में करा रहे थे, हमने 300 में 250 में करवा लिया, 250 में हमने वाइंडिंग करवा ली, पता चला लेके गए और 10 ही दिन के अंदर फिर से वाइंडिंग जल गई। अब कहेंगे अरे यार साला बहुत दुकानदार धोखेबाज निकला, धोखे एकदम गद्दारी कर गया। अरे गद्दारी उसने नहीं किया, गद्दारी तो तुमने किया
कि तुमने सुपर इनेबल कॉपर वायर का यूज नहीं करवाया। उससे जब बोले होते कि सुपर इनेबल कॉपर वायर का यूज करके ही हमारा वाइंडिंग करना, तो भी कहता है कि भैया हम पैसा ज्यादा लेंगे। कहते कोई बात नहीं, तो पैसा लो, लेकिन वाइंडिंग केवल कॉपर वायर से ही करना। ठीक है, इतना जब जानकारी रहेगी तभी तो आप उससे बतिया पाएंगे भाई। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेजेस के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। हमने आपको बताया था कि वेजेस के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं भाई? वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में हम लोग बांस का यूज करते हैं। ठीक है, बांस का यूज करते हैं। चलिए, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? किसी भी वाइंडिंग में आप सप्लाई देने जा रहे हो, तो सप्लाई देने जाने से पहले वाइंडिंग का कौन सा परीक्षण एकदम नेसेसरी होता है? भाई, आपको कोई भी मशीन, नई मशीन दी जा रही है, तो नई मशीन देने पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपकी क्या होती है? मान लो कि हमने उसमें 2 वायर दे दिया है, ऐसे 2 तरीके से वायर दे दिया और दोनों वायर एकदम सेम है, दोनों वायर एकदम सेम है, न इसमें कलर डिफरेंट है और न ही इसकी मोटाई में डिफरेंस है। तो आप इसमें कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही होती है आपकी कि इसकी ध्रुवता को कैसे चेक करें, पोलैरिटी को कैसे चेक करें, पोलैरिटी को कैसे पहचाने कि कौन सी इसकी पोलैरिटी प्लस वाली है, कौन सी माइनस वाली है। इसीलिए कोई भी वाइंडिंग किया जाता है तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट कौन सा किया जाता है भाई? पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। बाद में हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है या फिर कहीं पे ओपन तो नहीं है। पोलैरिटी टेस्ट हम लोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है जी, चलिए। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? थोड़ी तिरछी स्थिति में रखने के 2 कारण हैं। एक तो इसका हमिंग साउंड कम हो जाता है, दूसरा हमारी रोटर लॉक होने से बच जाती है, रोटर हमारी लॉक होने से बच जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो तिरछा बोला है ना, तिरछा बोला है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है स्क्यू, स्क्यू। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है भाई, आपका एटीआई के एग्जाम में तो ऐसे ही पूछेगा, हिंदी भी लिखेगा, लेकिन कहीं कहीं पे हिंदी में केवल स्क्यू ही लिख देता है कि स्क्यू करके क्यों रखा जाता है, मोटर का रोटर स्क्यू करके क्यों रखा जाता है? तो स्क्यू करके रखने के पीछे रीजन यही है कि मोटर हमारी मैग्नेटिकली, मोटर का रोटर मैग्नेटिकली लॉक ना हो पाए स्टेटर पोल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहले तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, बाकी देखते हैं अपना आंसर मैच करता है कि नहीं। जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स, रिड्यूस द स्ट्रे लॉस, मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि मैग्नेटिकली लॉक होने से बचाता है। यस सर, हम अभी भी अपने आंसर के साथ बने हुए हैं। अब देखो मैं कैसे वेरीफाई कराता हूं अपना आंसर। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब भी बोलेगा कि स्क्यू करके क्यों रखा जाता है, आपसे कई बार एग्जाम क्या कहते हैं इसको, इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्यू करके क्यों रखा जाता है, तिरछा क्यों रखा जाता है। तो सबसे पहला जवाब आपका यही होना चाहिए कि सर मैग्नेटिकली लॉक होने से बचाने के लिए, मैग्नेटिकली लॉक होने से बचाने के लिए ही हम लोग मोटर को, इंडक्शन मोटर के रोटर को थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि ठीक है मैग्नेटिकली लॉक तो चलो ठीक है मान लेते हैं, और क्या फायदा होगा? और फायदा ये होगा सर कि जो हमारी मोटर है, मोटर स्मूथली चलेगी। ठीक है, इसमें हमिंग की साउंड नहीं आएगी, इसमें हमिंग की साउंड नहीं आएगी, जो हमारी मोटर है वो स्मूथली चलेगी, प्रॉपर चलेगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि मोटर को आसानी से चलाने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए भाई? हमारा जो रोटर फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो टॉर्क है, टॉर्क भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है भाई, यदि मोटर मोटर का टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होगा, मोटर का टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब जिस बल के कारण मोटर हमारी चल रही थी, रोटर, इंडक्शन मोटर का रोटर टॉर्क की वजह से ही तो चलता है।
बल आघूर्ण की वजह से ही तो चलता है। यदि बल आघूर्ण ही नहीं लग रहा है मोटर में बढ़िया से, तो हमारी मोटर स्मूथली कैसे चलेगी? तो दूसरा जवाब आपका यही होना चाहिए कि मोटर को स्मूथली चलाने के लिए भी, मोटर स्मूथली कब चलेगी? जब हमारा टॉर्क और रोटर फील्ड दोनों के दोनों स्मूथ हो, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो हमने अभी जो इससे पहले आंसर बताया कि मैग्नेटिकली लॉक होने से बचाने के लिए, वो आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम और थोड़ा उससे आगे सोचेंगे, थोड़ा सा आगे सोचेंगे तो फिर हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? नो लोड टेस्ट से हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से कॉपर लॉसेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जबकि नो लोड टेस्ट से आयरन लॉस को डिटरमाइन करते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट या फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट कैसे किया जाता है इंडक्शन मोटर का, उसके लिए क्या सर्किट है, मैं ये आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखो ये जो ऊपर वाला फिगर हमने लिया है, ये फिगर है हमारा नो लोड टेस्ट के लिए। ये है नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट का ये डायग्राम है। और ये डायग्राम किसके लिए है भाई? ये डायग्राम है हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, दोनों डायग्राम का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, अब जो जो मैं जानकारी यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको थोड़ा साथ में नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, जो हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट है ये रेटेड करंट पे किया जाता है। ठीक है जी, रेटेड करंट पर किया जाता है। और एक जानकारी इसके बारे में लिखिए। ठीक है, इसके द्वारा कॉपर लॉस की गणना की जाती है, कॉपर लॉस की गणना की जाती है। ठीक है, कॉपर लॉस की गणना की जाती है। इसमें लिखे, अच्छा किस चीज को ब्लॉक किया जाता है? तो यहां पे लिख लीजिए कि मोटर का रोटर, लिखो मोटर का रोटर, मोटर का, मोटर के रोटर को, मोटर के रोटर को ब्लॉक्ड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको दिख रहा होगा, ब्लॉक कर दिया जाता है। हाँ दिख रहा है, ब्लॉक कर दिया जाता है लिख दीजिएगा। मतलब कि मोटर की स्पीड बिल्कुल जीरो रहती है, मोटर की स्पीड बिल्कुल जीरो रहती है। तो कहीं कहीं पे ये भी दे देता है कि किस टेस्ट में मशीन मोटर की स्पीड जीरो होती है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में। क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक किया भाई, हमारी मोटर का रोटर ही ब्लॉक है, रोटर ही नहीं घूम रहा है, तो स्पीड कहाँ से आई? ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नो लोड की। लिख लीजिए कि इस टेस्ट में, इस टेस्ट में आयरन, इस टेस्ट के द्वारा लिखो, इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है, आयरन लॉस की गणना की जाती है। आयरन लॉस की गणना की जाती है। अब हमारा आयरन लॉस कितने तरीके का होता है भाई? दो तरीके का। एक कौन कौन सा? एक होता है हमारा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, और एक होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। ये दोनों तरह के लॉसेस ओपन सर्किट टेस्ट में किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में, नो लोड टेस्ट में कौन सा हम लोग हानि डिटरमाइन करते हैं भाई? आयरन लॉस डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट था। बाकी हमने थोड़ा सा आपको टेस्ट के बारे में बता दिया है, तो जो भी यहाँ पे बताया जाता है आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ में, या फिर यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो नोट जरूर करते जाइए। ठीक है भाई, जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दी जा रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।